हेलो मित्रों, नमस्ते साथियों। मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाती है। मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाती है। निगाहों पर से स्वप्न के पर्दे हटाती है। निगाहों पर से स्वप्न के पर्दे हटाती है। मत हार आगे बढ़ ओ मुसाफिर। मत हार आगे बढ़ ओ मुसाफिर। मुश्किलें ही तो इंसान को जीना सिखाती है। मुश्किलें ही तो इंसान को जीना सिखाती है। जी हाँ साथियों, सभी अभ्यर्थियों को पुनः एक बार नमस्कार और चैनल पर सभी का स्वागत है। तो साथियों, ये पंक्तियाँ मैंने इसलिए कही है, प्रेरणादायी पंक्तियाँ, कि जो भी साथी अभी जो रीट का रिजल्ट आया या फिर अन्य जो भर्तियों के रिजल्ट आ रहे हैं स्कूल व्याख्याता के, या उसमें और भी भर्तियों में जो पीछे रह गए हैं किसी वजह से, चाहे मेहनत में कमी रही हो या भाग्य दुर्भाग्य समझ लें, लेकिन उनके लिए ये पंक्तियाँ प्रेरणादायी है कि आपको अपनी जब तक मंजिल मिल नहीं जाए तब तक पीछा नहीं छोड़ना है और मुश्किलों से लड़ना है। समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ने की जो है वो हिम्मत और साहस जुटाते हुए आपको प्रयास करते रहना है। अंत में ज़रूर आपको मंजिल मिलेगी। तो कहने का अर्थ है कि आज का जो वीडियो है वो इसी पर आधारित है। आगे की भर्तियों के लिए ये हिंदी वर्णमाला पर आपका वीडियो, आज का वीडियो है वो आधारित है। तो हिंदी वर्णमाला और उससे जुड़ी हुई समस्त तमाम जानकारियों पर हम चर्चा करेंगे साथियों। तो कहने का अर्थ है कि भी हिंदी वर्णमाला से संबंधित समस्त प्रकार के जो प्रश्न हैं उन पर चर्चा तो होगी, और ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं जितनी भी भर्तियां हो, चाहे एलडीसी हो, पीटीआई या स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सभी प्रकार की भर्तियों में हिंदी से क्वेश्चन आते हैं। तो उनके लिए हिंदी वर्णमाला की बेसिक जानकारी होना साथियों बहुत ज़रूरी है। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर आप विजिट करें चैनल पर और लाइक शेयर करना ना भूलें। मित्रों, अब शुरू करते हैं आज का वीडियो, हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला में बात करें व्याकरण शब्द पर, तो व्याकरण शब्द वी उपसर्ग प्लस आकरण मूल शब्द से यण संधि का ये शब्द है। ई का ये बन जाता है इस प्रकार से। उसके बाद में देखो चर्चा करते हैं आगे कि व्याकरण में सबसे पहले किसकी बात आती है। तो मित्रों, वर्ण सबसे पहले चर्चा होती है वर्ण की, और उसके बाद में आगे क्रम स्टेप बाय स्टेप हम आगे देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो वर्णमाला में शामिल है। स्वर व्यंजन सभी पर चर्चा करेंगे। इसमें विस्तार से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको ये बेसिक जानकारी हिंदी की हो जाए। बहुत गहरे क्वेश्चन इससे संबंधित आते हैं, अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, है ना, और भी स्वरों के व्यंजनों के कई भेद भी हैं। तो आप इसे शांति से पढ़िए, वीडियो को अंत तक देखिए, आपको पूरा हिंदी वर्णमाला का जो ये चैप्टर है समझ में आ जाएगा। मित्रों, भाषा की सबसे छोटी लिखित ध्वनि जिसको टुकड़ों में बांटा नहीं जा सके या खंडन किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई छोटी लिखित ध्वनि जिसके खंडने हो, टुकड़े नहीं कर किए जा सकते, उनको तोड़ नहीं सकते, उनको वर्ण कहते हैं। और कैसे, जैसे ये ए तो है ही पूरा है, ई है, कै, अब ई को और ए को तो नहीं तोड़ सकते, और कै है, कै अलंत कै है, ख अलंत है, पे अलंत, वह है अलंत आदि। इस प्रकार जो ये वर्ण होते हैं जिनको और नहीं तोड़ सकते, तो ये अलंत है तो आधा ही हैं, इनमें से ये अलग है पहले से ही, तो ये वर्ण है वो नए खंड करने वाले हैं। अब वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है मित्रों? तो वर्णों का सार्थक समूह जो है वो शब्द कहलाता है, उसे शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द होने चाहिए। जैसे हम जैसे निरर्थक होते हैं ना, पानी वानी चाय वाय, तो वानी वाय ये निरर्थक है, लेकिन पानी और चाय ये सार्थक शब्द है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं मित्रों, ये आप ध्यान रखें। एक एक चीज़ को यहाँ पर विस्तार से सही ढंग से समझें आप कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। उनका क्रम व्यवस्थित होना चाहिए तो उसे वर्णमाला बोलते हैं। जैसे माला बनती है ना, एक मनकों की माला बन जाती है, तो उसी प्रकार से वर्णों को व्यवस्थित क्रम रखते हैं उसको, तो उसको वर्णमाला बोलते हैं। मानक वर्ण कितने हैं अभ्यर्थियों? तो मानक वर्ण हिंदी में जो है वो 52 है। कुल वर्ण भी 52 है, और मूल वर्ण है, ये ध्यान रखें, क्वेश्चन आता है कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। तो मूल वर्ण जो है वो 44 है, 44। स्वर कितने हैं आप सभी जानते हैं, 11 स्वर है। और नहीं पता है तो यहाँ से आप देख के अच्छी तरह से समझ लीजिए, इसको बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं ये,
और हिंदी से संबंधित मैंने पहले भी कहा था, वीडियो के शुरू में भी प्रश्न आते हैं, हर भर्ती हर वैकेंसी में हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं मित्रों, तो इसको अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। स्वर 11 है, व्यंजन 33 है, दोनों को मिलाओ आप 44 हो रहे हैं मूल वर्ण, बाकी कुछ और हैं। अब देखो जैसे मूल में से ही 4 संयुक्त व्यंजन भी है, तो अक्ष त्र ज्ञ श्रय याद से और रे पूरा, तो इस प्रकार ये 4 संयुक्त व्यंजन है। आप जोड़ते रहना और टोटल 52 हो जाएंगे, 44 और 4 48। 2 उत्सिप्त व्यंजन है 50 और 2 है अंग और ए, तो जिसको योग वाह कहते हैं, तो वो 52 हो गए इस प्रकार टोटल। तो ये जो श्रेय है इस प्रकार है, शय हलंत प्लस रे पूरा, इसको ऐसे भी टुकड़ों में कर सकते हो आप, विभाजित विश्लेषण, ये जो है वो शब्द का विश्लेषण है। ये अक्षय क और शय से मिलकर बनता है, इसको शय में से आप अलग एक करो तो ये से भी इसका खंड हो जाएगा, टुकड़ों में बांट सकते हैं। त्रे का ते और रे से, गे का जय और ये से, और इसको और भी आगे विश्लेषण कर सकते हैं इसको। उत्सिप्त व्यंजन 2 ड़ और ढ, अड़े और ढ, ये जो है वो इस पर। अब ये उत्सिप्त व्यंजन क्या है, कहाँ पर काम आते हैं, ये भी थोड़ा सा देख ले साथियों। तो जैसे हमने लड़का लिखा तो ये इसमें अड़े ये शब्द आ गया, तो ये उत्सिप्त व्यंजन है। उत्सिप्त व्यंजन होते क्या है, अर्थ होता है उछला हुआ, ये देख लें थोड़ा पहले, उछला हुआ यानी जिसमें उच्चारण करते हैं तो जीभ मुंह में उछलती है, उछल के नीचे गिरती है वापस। अब ये तो आप खुद प्रयोग करोगे ना तब पता चलेगा, अब अपने आप इसको बोल के अभ्यास कर सकते हो, अभ्यास की आवश्यकता है। और सड़क, सड़क तो अड़ा में देखो आप जीभ है ना फदाक मार के ऊपर से वापस नीचे जा रही है, तो इस प्रकार ये। और इनको देखो आपको उत्सिप्त जो वर्ण है व्यंजन है, इनको ताड़न जात द्विगुण द्विगुण और स्वर्णिम भी कहते हैं, ताड़न जात और द्विगुण भी कहते हैं इनको, ये भी ध्यान रखें। उत्सिप्त ये 3-4 नाम है इसके, तो ये इस तरह से आपको याद होंगे। उत्सिप्त व्यंजन 2 है साथियों मित्रों, ड़ और ढ। एक ढ होता है वो अलग होता है, जिसके नीचे भी ये नुक्ता नहीं लगता है, ये नुक्ता वाला है ना उत्सिप्त है, उसके नीचे नुक्ता नहीं लगता है, सीधा ये ऐसे लिखा जाता है। उत्सिप्त का अर्थ हुआ उछला हुआ, और अयोग व ध्वनिया 2 ये हो गए, तो हो गए ना ये टोटल 52 मानक और जो है वो कुल। तो अंग और अह, एक है आपके अनुस्वार, दूसरा है विसर्ग, एक अनुस्वार है दूसरा विसर्ग है, तो दोनों का मेल नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर नीचे लिखा भी है। ए का मतलब नहीं, इसमें से एक निकालोगे, ए का है अर्थ नहीं, योग का मतलब मेल और वाह का मतलब वहन करना। तो कहने का मतलब है इसका ये अर्थ है कि जिसका योग नहीं है ना, मेल नहीं है, तो वो अयोग व ध्वनिया। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ में आ गया होगा मित्रों। आगे चलते हैं, देखो आगे ये सभी के लिए काम की चीज़ें हैं, जितने भी विद्यार्थी स्टूडेंट है जो जिन्होंने हिंदी किताब पढ़ना शुरू कर दिया है या हिंदी किताब पढ़नी आ रही है उसको, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हिंदी में बेसिक जानकारी के लिए ये चीज़ें कितनी ही आवश्यक है। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है स्वर और व्यंजनों का जानकारी होना। आज हम कई स्टूडेंट को देखते हैं जो 7वीं 8वीं तक जो है वो आगे बढ़ते हैं, फिर भी उनको पूर्ण रूप से हिंदी की जानकारी होती नहीं है स्वरों और व्यंजनों की। तो आपको हिंदी में बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी है या हिंदी में अपने आप को मजबूत बनाना है, पकड़ बनानी है इस पर, तो आपको हिंदी के स्वर और व्यंजनों की अच्छी तरह से जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो कक्षा 10th और 12th के विद्यार्थी भी इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और समझें कि भी स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण और कितने स्वर व्यंजन होते हैं, कैसे उनका उच्चारण होता है, कहाँ से बोला जाता है। अब देखो इनका वर्गीकरण करते हैं, तो उत्पत्ति, स्रोत, उत्पत्ति और स्रोत या इतिहास के आधार पर स्वरों के प्रकार, ये है आगे हमारा टॉपिक। तो स्वरों का वर्गीकरण 5 प्रकार से होता है मित्रों। स्वरों का वर्गीकरण जो है वो 5 प्रकार से होता है। कैसे, अब वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले स्वर की परिभाषा देख लेते हैं मित्रों। तो स्वर की परिभाषा है, देखो, वह ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर कहते हैं, यानी जिनका सहायता नहीं ली जाती है, जिनमें ऐसे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में किसी का भी सहयोग नहीं लिया जाता है, स्वतंत्र स्वाधीन होते हैं, अपने आप ही स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, तो उन्हें स्वर कहते हैं। तो किसी के सहयोग की सहायता की आवश्यकता नहीं है। तो वह ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। अब देखो,
मूल स्वर बहुत खास टॉपिक है ये कि मूल स्वर पूछे जाते हैं। मूल स्वर या इसको लघु स्वर, ह्रस्व स्वर कह सकते हैं, एक मात्रिक स्वर बोल सकते हैं, प्राकृतिक स्वर कहते हैं, इसको प्रारंभिक स्वर भी कहते हैं। तो ये इतने नाम है मूल स्वर के। अब आपके सामने प्रश्न आ जाए प्राकृतिक स्वर कौन कौन से हैं, लघु स्वर कौन कौन से हैं, ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, तो आप जरूर इनको याद रखें। कहने का मतलब है जिसमें दो स्वरों का योग न हो उसे मूल स्वर कहते हैं। तो ऐसे स्वर जिनके योग में दो नहीं हो, दो स्वरों का योग नहीं, मेल नहीं होना चाहिए, वो होते हैं मूल स्वर। अभी पीटीटी के एग्जाम में भी पूछा गया था प्रश्न, हालांकि वो प्रश्न शायद डिलीट में था या समझ में नहीं आया, उसने एक को तो मूल जो है मूल स्वर मान लिया, नहीं एक को तो उसने संयुक्त स्वर मान लिया, लेकिन आ और जो है बड़ी ई को उसने माना नहीं है। तो वो इस प्रकार का था। तो मैं उसके लिए भी आपको बता दूं, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये चार जो है मूल स्वर है, बाकी सभी आपके दीर्घ स्वर है। इनको आप लघु स्वर भी कह सकते हैं। ये चार लघु स्वर है, ह्रस्व स्वर है, और वो 7 जो है वो दीर्घ स्वर है। देखो यहाँ पर आगे भी लिखा मैंने, संयुक्त स्वर या संधि स्वर। तो संयुक्त स्वर और संधि स्वर क्या होते हैं साथियों? देखो, जो दो स्वरों से बने हैं उसे संधि स्वर कहते हैं। जिसमें दो स्वर नहीं होते हैं वो मूल स्वर, और जिसमें दो स्वर होते हैं वो उन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर या जो है वो संयुक्त स्वर। अब ये संयुक्त स्वर है, संख्या 7 इनकी, बहुत ज़रूरी है, इनको आप अच्छी तरह से याद करें। और पूरे वीडियो में, इस वीडियो में पूरे वर्णमाला समझाई गई है। आपने शायद बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन सब में पूरे नहीं है, अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं। यहाँ पर थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा मित्रों, तो जो भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि हो सकता है वक्त थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, इसमें वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन पूरी जानकारी इसमें है वो समझाई हुई है। और वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें आप, ऐसे ही हिंदी से संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। तो ये जो 7 हैं वो है आ, बड़ी, बड़ा ऊ, आई, ओ और औ और औ। ये जो है वो 7 है मूल स्वर, नहीं मूल स्वर नहीं, सॉरी, ये है वो 7 संयुक्त स्वर या दीर्घ स्वर कह सकते हैं आप इनको। तो ये 7 जो है वो आपके दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर हैं। 4 हैं मूल स्वर या ह्रस्व और जो है वो मूल स्वर या प्राकृतिक स्वर। तो कुल हो गए 11। अब देखो मूल स्वर कितने थे, ये भी कई बार पूछा। मूल स्वर 8 थे, मूल स्वरों की संख्या 8 थी। ए और ओ बाद में जुड़े और फिर हो गए जो है वो 10 और 1 री, इस प्रकार ये 11 हो गए। संधि स्वरों को क्या क्या कहते हैं ये भी है, ध्यान रखें आप। नाम इनके दीर्घ स्वर कहते हैं, गुरु स्वर कहते हैं, वे द्विमात्रिक भी कहते हैं। इनकी 2 मात्रा होती है, यानी इनकी 2 मात्रा गिनी जाती है। छंद पढ़ते हैं ना, छंद, लघु और गुरु और लघु मात्रा, तो उसमें इन 7 की 2-2 मात्रा गिनी जाती है। तो छंदों में आप अध्ययन करोगे, छंद का वीडियो भी मैंने डाल रखा, बना रखा पूरा विस्तार से, तो उसको भी आप चैनल पर जा कर के जो पढ़ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। छंदों की जान, छंद, गुण, दोष, सब अलंकार सब समझाए हुए हैं, पूरे के वीडियो इसमें डाले हुए हैं। तो जो हिंदी साहित्य अनिवार्य कक्षा 12, 11 और 10, 9 के वीडियो, 10 के और 11 और 12 के जो विद्यार्थी हैं वो उनके लिए भी बहुत ये खास है। और चैनल पर आप सभी विजिट करके उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें आप, वहाँ पर भी इस हिंदी वर्णमाला का पूरा जो आपको वीडियो है, PDF है, वो पूरी PDF पूरी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, मैं वहाँ पर अपलोड कर दूँगा। इसके अलावा देखो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने स्वरों की जानकारी ले ली कि मूल स्वर 8 थे, 2 है और वो बाद में जोड़े गए। 4 जो है वो लघु स्वर है या मूल स्वर है, या जिनको प्राकृतिक स्वर कह सकते हैं। और दीर्घ और गुरु 7 स्वर हैं। तो इनकी मात्रा, उनकी 1-1 मात्रा होती है, 4 की, इनकी 7 की, ये 2-2 मात्रा गिनी जाती है। अब देखो आगे भेद पढ़ते हैं। मुख आकृति के आधार पर भेद। तो मुख की आकृति मतलब आप होठ लंबे हो रहे हैं, गोल हो रहे हैं, है ना, चौड़े हो रहे हैं, तो उसके आधार पर इनके 2 प्रकार हैं, यानी लिप्स के आधार पर। तो सबसे पहला भाग है, इसका प्रकार है जीवा के आधार पर, यानी जीभ के आधार पर। जीभ अपने मुंह में कहाँ टकराती है, कहाँ टच होती है, कहाँ टच नहीं हो रही है, तो उसके आधार पर इसके 3 भाग हैं साथियों।
तो ये 3 भाग कौन कौन से हैं देखो आप। जीवा के आधार पर सबसे पहला है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर, तीसरा है पश्च स्वर। तो अग्र स्वर में क्या बोला जाता है, आप इसका अभ्यास करें, खुद बोलें। जैसे ई ऐ, तो इसमें आप देखो जीभ अपने मुंह में आगे के भाग से टकराती है। ई तो जीभ आगे रह रही है ना, ऊपर वाले भाग में, और दांतों के आसपास ऊपर रह रही है। ऐ, तो इस प्रकार ये जो है अग्र स्वर है, ई ऐ 4। मध्य स्वर ए, तो इसमें मध्य स्वर में ए का उच्चारण आप करके देखो तो इसमें जीभ जो है आपके अपने मुंह में तालुओं में बीचों बीच रहती, बीच में रहती मुंह में, तो ये मध्य स्वर है, बीच में। पश्च स्वर पीछे के भाग से बोली जाती है, मुंह में जीभ पीछे की तरफ चली जाती है। जैसे ऊ ओ औ आ, तो इसमें जीभ पीछे की तरफ रहती है, थोड़ी सी पश्च स्वर, ये पीछे के भाग से बोले जाते हैं जीभ से। तो ये 5 है, ऊ ओ औ और आ, ये पश्च स्वर है 5। तो ये अच्छी तरह से याद करें आप इनको अच्छी तरह से। और उस तरीका है इसका याद करने का कि इसको आप जो है वो उच्चारण करके देख लें, अपना आप आपको याद हो जाएगा। अग्र स्वर ई ऐ, मध्य स्वर ए, पश्च स्वर जो है वो ऊ ओ औ और आ। अब मुख खुलने के आधार पर, मुंह कितना खुल रहा है ना, पूरा मुंह खुल गया या कम खुला, उसके आधार पर भी भेद है। 4 प्रकार है इसके। सबसे पहला है समर्थ स्वर, बहुत कम मुंह खुलता है उसे समर्थ स्वर कहते हैं। इसमें मुंह बहुत कम खुलता है, थोड़ा सा मुंह खुलता है, तो ये समर्थ स्वर में। जैसे ई ऊ, तो मुंह खुल भी नहीं रहा है ना, पूरा मुंह बंद जैसा ही है, थोड़ा सा खुल रहा है, बहुत कम मुंह खुलता है, तो उसे समर्थ स्वर कहते हैं। तो ई और ऊ ये हो गया आपके। तो अग्र स्वर में और समर्थ स्वर में संवृत्त में ई 2 शामिल है सेम। अब है विवर्त स्वर, तो इसके जो 4 प्रकार हैं उसमें दूसरा है विवर्त स्वर। विवर्त स्वर इसमें क्या होता है, इसमें मुंह बहुत अधिक खुलता है, और ये स्वर है आ, तो आ करो आप करोगे ना तो पूरा मुंह खुल जाता है, तो ये एक विवर्त स्वर है। फिर अर्ध समर्थ, तो अर्ध समर्थ मतलब है समर्थ से थोड़ा ज़्यादा मुंह खुले, है ना, थोड़ा सा ज़्यादा। तो ए ओ, तो ये 2 है वो अर्ध समर्थ स्वर है। अर्ध विवर्त, और अर्धविवर्त है ए आई और औ, ये अर्धविवर्त है। तो ये 2 अर्धविवर्त में 3 स्वर है शामिल। तो इस प्रकार आप ध्यान रखें, विवर्त, अर्धविवर्त, समर्थ और अर्धसमर्थ, ये 4 इसके प्रकार है मित्रों। अब होठों की आकृति के आधार पर देखो भेद, देखो है ना, होठों की आकृति के आधार पर, औष्ठाकृति के आधार पर 2 प्रकार हैं, यानी होठों के होठ गोल हो रहे हैं, चपटे हो रहे हैं, लंबे हो रहे हैं। तो उसके आधार पर एक तो वृत्ताकार, दूसरा अवृत्ताकार। पहला है वृत्ताकार। वृत्ताकार में जिन स्वरों से होठ गोल होते हैं, यानी बोलना जब बोलते हैं तो होठ गोल हो जाते हैं, गुलगुले की तरह, रसगुल्ले की तरह। तो जैसे ऊ ओ औ, है ना, आगे के होठ अपने जो है दोनों गोल रहते हैं। तो ऊ ओ औ, ये 4 है वो वृत्ताकार स्वर है। अवृत्ताकार में बच गए, बाकी पीछे जो बचे वो ए आ ई ए आई, इसमें अवृत्ताकार, इसमें गोल नहीं होते, थोड़े से चपटे हो रहे हैं, तो ये अवृत्ताकार है। इस प्रकार वृत्ताकार और अवृत्ताकार में ये औष्ठाकृति के आधार पर 2 प्रकार हैं। अब आगे है उच्चारण स्थान के आधार पर। अब इसमें उच्चारण स्थान के भी मुंह और नाक से बोला जा रहा है या केवल नाक से उच्चारण हो रहा है, वो पहला है निर्नुनासिक स्वर। निर्नुनासिक स्वर, तो निर्नुनासिक स्वर जो है केवल मुख से बोला जाता है, जैसे पूछ, सवार, है ना, साधारण जो शब्द बोलते हैं, काला, गोरा, ये तो सीधा है, सफ़ेद। तो उसमें देखो आपके ये हो गए ऐसे केवल मुख से। अब उसमें भी आगे और है देखो अनुनासिक स्वर, तो मुख और नाक दोनों से बोले जाते हैं, और इसमें आता है चंद्र बिंदु वाला, पूंछ, संवार, है ना। तो ये मुख और नाक से दोनों चंद्र बिंदु वाले हो गए ढांचा। अब इसमें देखो अनुस्वार भी है एक, जिसको जो है वो बिंदी लगाते हैं जो ऊपर केवल, है ना, अनुस्वार होता है, एक चंद्र बिंदु होता है। तो चंद्र बिंदु में ये चिन्ह होता है, अनुस्वार का ये चिन्ह होता है। अनुनासिक, अनुस्वार में और चंद्र बिंदु में फ़र्क क्या है, कैसे इसका उच्चारण होता है, ये भी थोड़ा सा गौर से देख लें आप मित्रों। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, कमेंट चैनल को बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर लें आप। तो देखो अनुस्वार में उच्चारण स्वर के बाद होता है, ये ध्यान रखें। अनुस्वार में जैसे जंग,
है ना, जंग बोला, जंग, तो जय से बाद में उच्चारण अनुस्वार का हो रहा है। तो अनुस्वार में उच्चारण स्वर के बाद होता है, जबकि अनुनासिक में स्वर के साथ। तो इसमें स्वर के साथ, जैसे पूंछ, है ना, चांद, आंख, तो उसमें आंख आप बोल रहे हैं तो चंद्रबिंदु अभी साथ में बोला जा रहा है। अनुस्वार में स्वर के बाद में होता है। उच्चारण नाक से, जबकि नाक और मुख दोनों से होता है ना। अनुस्वार का उच्चारण केवल नाक से होता है, और जबकि चंद्रबिंदु का नाक और मुख दोनों से होता है। अनुस्वार इनका तत्सम में होता है, अनुस्वार का तत्सम शब्दों पर लगते हैं ये, और चंद्रबिंदु लगता है तद्भव शब्दों में प्रयोग होता है। तो ये भी चीज़ें आप याद करके, नियम याद करके इसको अनुस्वार और चंद्रबिंदु का भेद कर सकते हैं। अब देखो आगे वाला, स्वर के 3 भेद हैं। अब इसमें अभी वैसे तो ऊपर पढ़ लिए, फिर भी पढ़ लेते हैं। स्वर के 3 भेद हैं। हार्श स्वर, जिन स्वरों को उच्चारण में कम समय लगे उन्हें हार्श स्वर कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं, प्राकृतिक स्वर कह सकते हैं, मूल स्वर के ए छोटी, ऊ छोटा और री, ये 4, एक एक मात्रा भी होती है इनकी। दीर्घ स्वर, बाकी बचे हुए 7 दीर्घ स्वर हो गए, जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। आ, ए, आई, ओ, औ और ई और ऊ, ये 7 हैं, वो आपके दीर्घ स्वर हैं, इनकी 2 मात्रा होती है, जो पहले पढ़ भी। लुप्त स्वर, एक और लुप्त, जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, तो लुप्त स्वर। और ये आपने देखा होगा, जैसे ओ में, रा में, ये जो चिन्ह है इसका, ये एस की तरह चिन्ह, अवग्रह कहते हैं इसको, अवग्रह कहते हैं। तो ये इस प्रकार ऐसे लगता है इन शब्दों में, जैसे है ना, ये राम, ओम, तो ये चिन्ह आपने देखा होगा, इसके लुप्त स्वर बोलते हैं। स्वर 11 है ही, बता ही दिया आपको, 11 स्वर है, 10 मात्रा है, एक ही होती नहीं है, तो आ की, ई, ऊ, ए, आई, ओ, ये, और री की ये मात्रा, तो कृपया में जो लगती है वो। अब देखो व्यंजनों पर चर्चा कर लेते हैं साथियों। तो वह ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, तो व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, स्वरों का उच्चारण जो बिना किसी की सहायता से होता है, स्वतंत्र। तो ये फर्क है दोनों की परिभाषा, यानी व्यंजन बिना सहायता से नहीं बोले जाते हैं। वह ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। वह वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जा सकता है, इनका उच्चारण पर्यतन और उच्चारण स्थान के आधार पर। तो जी मैं कहाँ से बोल रहे हैं, पर्यतन कैसे हो रहे हैं, तो ये उच्चारण पर्यतन के भी 3 भेद हैं। उच्चारण पर्यतन के 3 भेद हैं। पहला भेद है स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर, यानी अपने बोलते हैं तो कंपन कहाँ कहाँ होता है, कौन से वर्णों में कंपन होता है। वर्ण मतलब क, ख, ग, ये सब वर्ण है, और के 5 को एक वर्ग में बोले तो एक के वर्ग हो जाता है, 6 वर्ग, इस प्रकार। कौन स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर इसके 2 भेद हैं, घोष और अघोष। घोष में क्या होता है, अघोष में क्या होता है, ये आप समझ लें। स्वर तंत्री के 2 भेद है ना, तो घोष और अघोष। तो घोष जिनके उच्चारण में कंपन हो उसे घोष कहते हैं, या फिर तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण। तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण कैसे समझ गए आप, के भी जैसे के वर्ग है, तो के वर्ग में आप के और खे को छोड़ दो, बाकी तीनों जो है वो घोष में आएंगे। भाई गे तीसरा वर्ण, घे चौथा वर्ण और अड़े 5वां वर्ण, तो ये सभी घोष में है। पहला और दूसरा घोष हो गए, जो बच गए वो अघोष, और तीसरा, चौथा, 5वां घोष। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन, ये सभी ये घोष में आते हैं, तब सभी स्वर ये भी घोष में। और पीछे बचे श, 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 तो ये जो आपके हो गए इसमें अघोष में। तो ये इस प्रकार आप इसको ध्यान में रखें। तो ये है, और एक और इसमें है घोष में, है भी इसमें शामिल है भी घोष में शामिल है। तो ये, र, ल, व, ह, ये और सभी स्वर ये घोष में, स, स, श तीनों, और पहला दूसरा वर्ण ये अघोष में। तो ये आप ऐसे याद रखें, यानी जो घोष में है वो अघोष में नहीं है। तो एक की परिभाषा याद करो, दूसरी की याद हो जाएगी। अब श्वास वायु के आधार पर, यानी कि किसमें कितना श्वास लेते हैं, कितना नहीं लेते हैं, कम ज़्यादा, उसके आधार पर। तो ये 2 भेद हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। तो प्रत्येक वर्ग मतलब क वर्ग, ख वर्ग, यानी क वर्ग, च वर्ग और टे वर्ग, पे वर्ग, ते वर्ग, ये जितने वर्ग हैं वो जिसमें 5 वर्ण होते हैं, तो इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां है ना। घोष में क्या था, घोष में क्या था, पहला, दूसरा अघोष, और 3, तीसरा, चौथा, 5वां घोष। इसमें देखो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां, यानी कि क है, फिर गे और अड़े, ये कोई भी वर्ग ले सकते हो आप। तो पहला, तीसरा और 5वां ये तो है अल्पप्राण, य, र, ल, व। अब है उसमें नहीं है, जैसे उसमें घोष में है शामिल था, ये र, ल, व, यहाँ पर घो है नहीं है, उसके साथ है महाप्राण में।
य र ल व और सभी स्वर, बाकी तो वही है घोष वाला ही, ये सभी अल्प प्राण में। और द्वितीय और चतुर्थ जो इसमें है नहीं है, दूसरा और चौथा तो वो इसमें हो गई माँ प्राण में। एवं स है, तो अघोष में और माँ प्राण ज़्यादा अंतर नहीं है। स ये माँ प्राण में, उसमें भी अघोष में थे, और यहाँ पर है ज़्यादा है, वहाँ पर है जो आपके घोष में था, और यहाँ पर है माँ प्राण में, अल्प प्राण में नहीं है। तो ये इसको याद कर लें आप। अब है देखो श्वास वायु के अवरोधन के आधार पर, यानी वायु कम ज़्यादा कितनी वायु ली, कहाँ वायु में अवरोध उत्पन्न हो रहा है, बाधा उत्पन्न हो रही है। तो सबसे पहले स्पर्श व्यंजनी, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन जो 25 हैं। कौन कौन से? क वर्ग में 5, च वर्ग में 5, ट वर्ग में 5, त वर्ग में 5 और प वर्ग में 5, ये कुल 25 स्पर्शी व्यंजन हो गए। फिर हो गए दूसरे नासिक व्यंजन। ये व्यंजनों का वर्गीकरण है साथियों, बहुत ज़रूरी है, इस तरह से याद कर लें आप इसको। देखो पढ़ना पड़ेगा, खुद पढ़ोगे ना तो ही याद होगा, कोई यहाँ गोली नहीं है जो खिला दे रहा आपको याद हो जाए। आप पढ़ो अच्छी तरह से और एकाग्रचित होकर के पढ़ो, एकांत में पढ़ो, लगातार मत पढ़ो, थोड़ा थोड़ा बीच में जो है वो विराम लेकर के 5 मिनट 2 मिनट का फिर पढ़ते रहो, आपको सभी चीज़ें याद हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा बीच में पानी पीते रहें, नींद जिससे नींद नहीं आएगी, थोड़ा घूमते रहें जिससे नींद नहीं आएगी आपको, है ना, शरीर में शीतलता नहीं आएगी, शरीर एक्टिव रहेगा, मन मस्तिष्क एक्टिव रहेगा। तो नासिक व्यंजन 5 है, अड़ य ण न म, जो लास्ट के 5 में वर्ण है वो, तो ये 5 है। स्पर्श संघर्ष व्यंजन, है ना, स्पर्श संघर्ष व्यंजन, तो एक स्पर्शी व्यंजन थे वो तो 25 है, ये स्पर्श संघर्ष व्यंजन है, यानी इसमें जीभ में अंदर स्पर्श भी होता है, संघर्ष भी होता है ना। च स्पर्श भी है, जोर भी लग रहा है, संघर्ष भी हो रहा है। छ, ज और ज, ये 4 हैं स्पर्श संघर्ष व्यंजन। तो च वर्ग में ये को छोड़ के ये 4 स्पर्श संघर्ष व्यंजन है। प्रतिवेष्टित व्यंजन, प्रतिवेष्टित व्यंजन ये ट ठ ढ ण 5 हैं, तो ट वर्ग वाले 5 शामिल हो गए इसमें, ये आप ध्यान रखें। उसके बाद देखो प्रतिवेष्टित व्यंजन 5 हो गए, स्पर्श संघर्ष व्यंजन 4 हो गए। संघर्षी व्यंजन जिसमें बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है, इनको उष्म व्यंजन भी कहा जाता है। तो स और है, तो संघर्षी व्यंजन इसमें संघर्ष होता है। श, देखो जीभ आपस में ऊपर जो है वो रगड़ के, है ना, जा रही है आ रही है, श। और पहला श तो आपके कहाँ से उच्चारण, इसका भी आगे पूरी सारणी बना रखी है, आप वीडियो अंत तक देखें जरूर समझ में आ जाएगा। तो पहला श कहाँ से बोला जाता है? श, है ना, मूर्धन्य से, दूसरा से श तालव्य, और तीसरा से दंत्य, और है अलिजीवा, इसको बोलते हैं है को। तो ये 4 हैं और संघर्षी व्यंजन है, 4 संघर्षी व्यंजन। अब देखो ए को क्या कहते हैं? इसको अलिजीवा कंठीय व्यंजन कहते हैं, काकल्य और स्वर यंत्र कहते हैं, ये इसके नाम है इतने। कई बार ये पूछा गया अलिजीवा किसे कहते हैं, काकल्य किसको कहते हैं, तो ए को कहा जाता है। अब है अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन जो है, अंत्यस्थ व्यंजन आपके है ने प्रकार में, आपके य र ल व 4 अंत्यस्थ व्यंजन है। इन 4 को अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं, लेकिन इसमें भी ये और वे को अर्धस्वर भी कहा जाता है, ये और वे को अर्धस्वर के रूप में भी बताया गया है व्याकरण के नियमों में। अब रे को क्या कहते हैं? रे को परकंपित और लुंठित व्यंजन कहा जाता है मित्रों। परकंपित और लुंठित व्यंजन का था र र र, तो परकंपित कंपन हो रहा है जीभ में, और लुंठित हो रही है जीभ, जो है ना कुंठित जैसी हो रही है जीभ, तो उसमें ले। और ल पार्श्विक व्यंजन, यानी ये जीभ साइडों में टच हो रही है ना, जीभ अपने भाग में साइड में है, दोनों तरफ जो टच होती है पार्श्विक व्यंजन है, पास में टच होती हुई दोनों तरफ जो अंदर मुख में, तो पार्श्विक व्यंजन इसको ले को कहते हैं। और परकंपित लुंठित रे को, और ले को पार्श्विक व्यंजन। उसी व्यंजन ये पहले मैंने बता दिया और वापस भी लिख दिया, यहाँ 2 है। न ल और श, इनको वृश्य ध्वनि कहते हैं, इनको वृश्य ध्वनि कहते हैं, न ल और श। तो ये वृश्य ध्वनि है कि ये बोलते हैं तो कोई साइडों मसूड़ों में टच हो रहा है, और कोई दांत से भी हो रहा है, ऊपर मसूड़ों से भी हो रहा है, तो इस प्रकार इनको वृश्य ध्वनि कहते हैं 3 को। तो ये विशेष ध्यान रखें, 3 है, बहुत ज़रूरी है। अब देखो आपको आगे बता देता हूँ, रे के 4 प्रकार हैं, रे के 4 प्रकार हैं। आपको शायद हो सकता है कहीं 2 मिलेंगे, कहीं 3 मिलेंगे, लेकिन 4 प्रकार हैं। और कौन कौन से हैं? पहला तो ये है
जो खड़ी पाई में नीचे लगता है ना। तो ये पहले हो गया, जैसे प्रेम है तो इसको ऐसे करेंगे। और दूसरा ये रे है जो नीचे लगता है इस प्रकार, तो ये उष्टर जैसे शब्द में है, ऊँट के शब्द में लगा। और तीसरा ये है कृषि, तो ये भी रे है कृषि। और चौथा है ये ऊपर लगता है जो, तो धर्म में है जैसे, है ना। तो इस प्रकार ये 4 रे के प्रकार हैं। उस प्रकार इसी प्रकार से अब कुछ व्यंजनों को वर्णों का ये अलग अलग भाग में भी खड़ी पाई में ये आते हैं, जिनकी साइड में ये लाइनें लगी हुई है। तो च, ये घेर शप, ये फलक वाले जिसमें नीचे है वो ये जो फलक है मोड़ है ऐसे बनाया हुआ, तो क और फे। और पेंदे वाले जिनके नीचे पेंदा, जैसे ठे के नीचे है, टे के ये नीचे पेंदा है ऐसे ये, और डे के भी है, तो ये पेंदे वाले व्यंजन है, वर्ण है। अब देखो ये बहुत ज़रूरी है सारणी, जो आप देख लें कि भी उच्चारण कहाँ कहाँ से किया गया है, कहाँ कौन सी जगह से कौन सा वर्ण और स्वर बोला जाता है। तो सबसे पहले उच्चारण स्थान इधर लिखा मैंने, कंठ से बोलने वाले। तो कंठ से एक स्वरों में ए और आ बोले जाते हैं। ईश्वर्ष व्यंजनों में कौन से हैं, तो क वर्ग पूरा ईश्वर्ष व्यंजन है। अंतस्थ में कुछ नहीं है, उसमें है बोला जाता है, उसमें व्यंजन में है बोला जाता है। और ए को अली जीवा कहाँ के लिए भी कहते हैं। तो ये इसका पूरा संबोधन हो जाएगा कंठीय। तो अब आपको कोई पूछे कि भी ए और आ का उच्चारण कहाँ से होता है, तो आप कहोगे कंठों से। के वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, पूरा ख ग घ, तो ये पूरे कंठ से, कंठों से बोले जाते हैं। अंदर देखो ग बोल के देखो, घ कंठों में अंदर कंपन हो रहा है ना। अभ्यास करोगे तो अंतर्स्थ में कोई है नहीं, है भी देखो अंदर कंठों से, उसमें व्यंजन बोलते हैं इसको, तो कंठी हो गया। अब देखो तालु, तालु वैसे ऊपर है, तालु देखो अपने ऊपर मुंह में ऊपर की भाग में तालु है जो खाली जगह, तो तालु वैसे ई देखो जीभ ऊपर टच हो रही है अंदर, ई च वर्ग पूरा तालु ईश्वर्ष व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन। और ये अंतस्थ में ये देखो, ये बोल के देखो आप जीभ ऊपर टच हो रही है। और शय, पहला शय भी तालु से बोला जाता है। पूरा नाम क्या हो गया, तालव्य बोलते हैं इसको संबोधन में, तालव्य। तो प्रश्न ऐसे आता है कि ई च वर्ग या तालु से बोलने वाले का सही संबोधन शब्द क्या होगा, तो तालव्य, वहाँ ऑप्शन आएगा परीक्षा के अंदर। अब मूर्धा का मतलब होता है कि दांत, आपने जो आगे वाले दांत हैं, ऊपर वाले दांत मुंह में आगे वाले जो दांत हैं, उनके ऊपर वाले दांतों में जो ऊपर का भाग है, दांतों के जस्ट ऊपर वाला जो कठोर भाग है, वो मूर्धा है। जैसे री, ट वर्ग पूरा ट ठ ड ढ, ये आप देखो रे, तो ये तो तालवे से, और रे बोला जाता है मूर्धा भाग से। और शय दूसरा, इसको कहते हैं मूर्धन्य। दांतों से दंतीय, दंत में आपके स्वर कोई है नहीं, ते वर्ग पूरा दांतों से बोला जाता है। बोल के देख सकते हैं, त थ द, दांतों से जीभ टच हो रही है। ल, ले भी है, तो ये आपको पार्श्विक व्यंजन है, तो इसको ले, और ले अंतस्थ व्यंजन है अलग से, उसका वैसे हो जाएगा। शय वृस्य है, न ल से, लेकिन ये उसमें आते हैं। तो इस प्रकार तीसरे शे का उच्चारण दांतों से होता है, इसको समस्त को कहते हैं दंतीय। ओष्ठ, होठों से, लिप से बोले जाने वाले। ऊ देखो ऊ स्वर, प वर्ग पूरा होठों से, प फ ब, होठ आपस में टच हो रहे हैं। और अंतस्थ और उसमें कोई है नहीं, इसका और नाम हो जाएगा ओष्ठीय। कंठ और तालु दोनों से मिला करके कंठों का उपयोग होता है, और तालु का भी। आई में जीव तालु में टच हो रही है इसलिए, और इसको कंठ तालुए कहते हैं। कंठ ओष्ठ, कंठ और होठों से, ओ औ, तो ओ में तो कंठ हो गए, औ में होठ हो गए, तो कंठोष्ठी हो जाएगा शब्द। दंत और ओष्ठ, दांत और होठों को मिला करके बोला जाता है, वो है केवल वह, तो वह में जीभ दांतों से भी टच हो रही थोड़ी सी, और होठ भी काम में आ रहे, तो इसका शब्द हो गया दंतोष्ठी। तो इस प्रकार साथियों, हिंदी की बेसिक जानकारी पर आधारित ये वीडियो हमने अंत तक देखा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू साथियों।